12 बजे तक तमाम जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो वापस नहीं किए, फाइटिंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। और देखिए, ये डेडलाइन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दी। गाजा में बचा ही कुछ नहीं है, वो अमेरिका के पास आ जाएगा और अमेरिका उसको नए सिरे से रीडेवलप करेगा। गाजा हमारा है, गाजा को हम ओन करेंगे। तमाम डील के पीछे जो है वो दामाद जी का जो एंगल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में जैसे दामाद जी को बहुत सीरियसली लिया जाता है, तो ट्रंप भी बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे अपने दामाद जी के एक्सपीरियंस को और उनके सजेशन को। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्लेषण लेकर हाजिर है हम आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। लगातार गाजा पर हम आपको अपडेट देते रहे हैं, इनसाइड स्टोरी बताते रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि गाजा को लेकर ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है, वो पूरा बिजनेस प्लान आपने हमको समझाया था। और तब मेरा सवाल से था कि नेतन्याहू इस पर क्या सोचते हैं। अब सीज फायर डील को लेकर भी सवाल थे और शनिवार बहुत नजदीक है, तो तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं कुछ आई हैं वो आपको प्रणय बताएंगे। तो प्रणय, शुरुआत नेतन्याहू से ही करते हैं। कुछ कहा है इन्होंने जो कहा है वो आपके सामने है। अगर हमास ने, यानी उन्होंने लगभग वही दोहराया है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, यानी हमास ने यदि शनिवार को 12 बजे तक तमाम जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो वापस नहीं किए, तब इजराइल वापस लौट जाएगा और आईडीएफ की इंटेंस कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी फाइटिंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। यानी वो जो सीज फायर हुआ था 19 जनवरी 2025 को वो खत्म हो जाएगा। नहीं, जो बाइडेन के समय में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद में ये संकेत दे ही दिए थे। और बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी बीते दिनों, उसके बाद से दोनों ही तरफ से ये संकेत आ चुके थे, यानी एक प्लान बन चुका है कि किसी भी तरीके से हमास के साथ में इस सीज फायर के साथ आगे नहीं चलना है। इसलिए अब सख्त रुख यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का नजर आ रहा है और वो लगभग वही बात बोल रहे हैं जो पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। और देखिए, ये डेडलाइन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सीज फायर के अंदर जो मुख्य पार्टी थी वो तो हमास और इजराइल थे और गारंटर के तौर पर इजिप्ट और कतर थे उसके अंदर। लेकिन अभिलाषा, यहां पर अब ड्राइविंग सीट के ऊपर खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर क्या होगा। यानी गाजा उनके पास आएगा, उनको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका के लोगों से कहा है कि उन्हें $1 भी खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाजा में बचा ही कुछ नहीं है। गाजा तो कोई एक बर्बाद इलाका है और वो अमेरिका के पास आ जाएगा और अमेरिका उसको नए सिरे से रीडेवलप करेगा। और वो जो 50 मिलियन टन यानी 5 करोड़ टन से ज्यादा का कचरा या मलबा वहां पर बचा हुआ है, उस मलबे को पूरी तरह साफ करेंगे, उसे एक मॉडर्न एरिया की तरह बनाएंगे और उस एरिया को फिर हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक सेंटर की तरह। लेकिन वो इलाका गाजा के लोगों को या फिलिस्तीन के लोगों को नहीं मिलेगा, वो लोग कहीं और चले जाएंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान और इसी प्लान को लेकर जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। लेकिन इस अल्टीमेटम के बीच में और खास तौर पर जो कुछ कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उन्होंने तो ये अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कहां पर? तेल अवीव में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि जो लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदेशा है कि जब सीज फायर हो चुका है, जब एक बार हमने रजामंदी जता दी, एक बार जब हम समझौता कर चुके हैं, तो हमें समझौते को आखिर चलने क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल। और अगर ये सारे लोग वापस आ जाएं और ऐसे में अगर हमास ने उन लोगों को मार दिया तो उसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन होगा? तो ये एक टेंशन जो है वो घरेलू स्तर पर वहां भी चल रहा है। लेकिन ये सारा जो टेंशन है, बेंजामिन नेतन्याहू आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्मोट्रिच जो कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर वित्त मंत्री हैं, उनके बयान के बाद से ये सारी चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, क्योंकि इस समय बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार घिरी हुई है। जो धुर दक्षिणपंथी लोग हैं, खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुद पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने शुरुआत से विरोध किया था। जब ये समझौता हुआ था तब से वो लोग विरोध कर रहे थे और अब उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि इस समझौते के अंदर हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हमारे लोगों की जिस तरीके से नुमाइश की जा रही है, उन्हें खराब रोशनी में दिखाया जा रहा है, उनको कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है और ये इजराइल के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है और इसलिए इस डील से बाहर निकल जाना चाहिए। और हमास जो है वो दुष्ट हैं, हमास के लोग खराब हैं और हमास जो है उसके साथ किसी तरीके के समझौते की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में दोनों तरफ से इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पब्लिक सड़कों पे है जो कह रही है कि हम हॉस्टेज डील चाहते हैं, इस मामले को खत्म किया जाए ताकि लोग वापस आ सकें। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर घिरे हुए हैं और राजनीति में भी वो दोहरे मोर्चे पर घिरे हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। और कई लोगों का, कई एनालिस्ट का यह मानना है अभिलाषा कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने उस गाजा प्लान का ऐलान किया था ना, शायद
बेंजामिन नेतन्याहू को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह देंगे, क्योंकि उस समय का आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन अगर देखें तो वो भी कुछ हतप्रभ थे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि यानी गाजा से करीब 18-20 लाख जो भी लोग रहते हैं वहां पर, उनको वहां से हटा दिया जाएगा और उसको खाली कर दिया जाएगा और उसके बाद उस इलाके पर अमेरिका आ जाएगा और अमेरिका उस इलाके को नए सिरे से डेवलप करेगा। ये सुनने में जैसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके के अंदर काफी हलचल है। मेरा सवाल अब इन्हीं से जुड़ा हुआ था कि जॉर्डन और इजिप्ट दोनों पर ही इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जितने लोग हैं आप इनको अपने यहाँ आश्रय दीजिए, और हम सभी जानते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट ने जिस वक्त युद्ध के विभीषिका जब गाजा झेल रहा था उस वक्त उन्होंने मना किया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जब ये मुलाकात कल भी हमने बात की थी अभिलाषा, जॉर्डन के अंदर पहले ही काफ़ी जो हैं फ़िलिस्तीनी वहाँ पर रह रहे हैं, उसके अलावा सीरिया में हैं, जॉर्डन में हैं, इसके अलावा लेबनान में हैं, तो इन तमाम इलाकों के अंदर पहले ही हैं। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात थी और इस मुलाकात के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसी चीज को दोहराए चले जा रहे हैं। जितने नेता उनसे मिल रहे हैं उन तमाम मुलाकातों में हर बार डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि गाजा तो अमेरिका के पास आएगा, जैसे वो हर बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो हमारे पास आएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं रहेगा, अब वो गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। उन्होंने उसका प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया और बाकायदा गूगल के ऊपर और एप्पल मैप्स के ऊपर अब गल्फ ऑफ अमेरिका उसका ऑफिशियली नाम हो गया है। अगर हम उसे सर्च करें तो वो अब गल्फ ऑफ अमेरिका शो कर रहा है। यानी ये है अमेरिका का पावर, अमेरिका किसी भी चीज का नाम बदल सकता है। और जब उनसे यह सवाल पूछा गया, आप सुनिए जरा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गाजा हमारे पास कैसे आएगा, क्या आप उसे खरीदेंगे, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे ओन करेंगे उसे? कैसे ओन करेंगे, तो जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। We're not going to buy anything. We're going to have it. We're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. And we're going to run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. And we'll make that site into what it should be. And the people. तो सुना आपने, हम खरीदने नहीं जा रहे, ना खरीदने जा रहे हैं, ना हम उसके लिए कुछ करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा और हम उसे ओन करेंगे, हम उसे चलाएंगे। गाजा हमारा है, गाजा को हम ओन करेंगे। ओन शब्द पे ध्यान रखिएगा, ओन मतलब स्वामित्व, अमेरिका का स्वामित्व, अमेरिका का मालिकाना हक उसके ऊपर होगा और अमेरिका अब गाजा का मालिक हो जाएगा। तो गाजा का मालिक अमेरिका होने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप, ये बात हम लगातार हर वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं। किस आधार पर वो ये दोहरा रहे हैं? क्या कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? और ये डील आखिर कितनी पुरानी है? अभी तो जुम्मा उन्हें कुछ ही हफ्ते हुए हैं राष्ट्रपति बने, कोई डेलिब्रेशन नहीं, वो सीधे सीधे आते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं। इसका मतलब है कि कोई एग्रीमेंट पहले से हो चुका है। वो लगातार दबाव बना रहे हैं उस एग्रीमेंट के लिए कि उस एग्रीमेंट पर अब सबको राजी हो जाना चाहिए और कोई सीक्रेट डील, कोई बात हो चुकी है जिस पर वो दबाव बना रहे हैं। और आप सुनिए यहां पर, देखिए कि किस तरीके से जो जॉर्डन के किंग बैठे हुए हैं, यहां पे मार्को रूबियो बैठे हुए हैं जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी को देख नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इसका कोई विरोध नहीं करेगा, अमेरिका इसको लेगा, अमेरिका चलाएगा, वहां पर लोग नहीं रहेंगे, हम उसे नए सिरे से डेवलप करेंगे। यानी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये अमेरिका का माइट है। और जब उनसे ये पूछा गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका हैं, हम कर सकते हैं, हम अमेरिका है, हम कर सकते हैं। अच्छा, जॉर्डन की भी प्रतिक्रिया क्या हम सुन लें यहाँ पे? देखिए, जॉर्डन के किंग जब वहां पर पहुंचे थे तो जॉर्डन के किंग से भी जब सवाल किया गया इस बारे में, जब उनसे पूछा गया, और आप देखिए, to all of us in the region, and it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here, and as you said, sir, we've got some very समर्थन की बात कर रहे हैं। देखिए वो डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर शांति हो, इसमें सबके हित का कोई फैसला यहाँ पर निकले, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पंगा कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जो हैं वो भागे भागे वहां पर गए। और आप देखिए कि अभी तक वो जिन नेताओं से मिले हैं, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं
यानी सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की बेंजामिन नेतन्याहू से, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी मुलाकात उनकी हुई इशिगा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी मुलाकात उनकी किंग अब्दुल्ला से हो रही है, और चौथी मुलाकात उनकी 13 तारीख को, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो चौथी मुलाकात है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तो ये बताता है, अमेरिका की प्रायोरिटीज भी बता रहा है। लेकिन भागे भागे जॉर्डन के किंग पहुंचे हैं, क्योंकि अमेरिका और जॉर्डन जो हैं उनके बीच में करीब की साझेदारी है। मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में जो अस्थिरता हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर एक पीस आइलैंड की तरह है जॉर्डन। जॉर्डन में काफ़ी स्थिरता है, वहाँ पे किंग अब्दुल्ला हैं, अमेरिका के एक पुराने अलाय हैं। लेकिन इस समय उनके अंदर भी घबराहट होगी, क्योंकि ये जो 20-22 लाख लोग हैं, उसमें से अगर 10 लाख लोग भी जॉर्डन में आएंगे। उन्होंने खुद ही इस बात की घोषणा कर दी कि हम 2000 बच्चों को लेने जा रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोस में बैठ के ही किंग अब्दुल्ला ने कह दिया कि फिलिस्तीन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन करीब 2000 बच्चों को जॉर्डन लेने के लिए तैयार है। हम उनको यहाँ पर देंगे, उनको इलाज भी देंगे। जिसको जवाब में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि दिस साउंड्स म्यूजिक टू माय ईयर। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस तरीके का ऐलान किया। और गाजा को लेकर उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें दोहरा दी जिसको लेकर दुनिया के कई मुल्कों में इस समय काफी चिंता है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या वो जो कह रहे हैं वो वाकई में वही करना चाहते हैं, या वो कह कुछ रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं। तो वो प्राइस हाई कर रहे हैं, नेगोशिएटिंग डील जो है वो कुछ और है, तो वो किसी और चीज़ के ऊपर नेगोशिएट करके और फिर वहाँ पर आएंगे। ये बड़ा सवाल है। तो अभी ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो कह रहे हैं, क्योंकि अब एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है शनिवार दोपहर 12 बजे तक का, क्योंकि हमास ने ऐलान किया था कि इजराइल ने मुआहदा तोड़ा है, समझौता तोड़ा है, इसलिए अब हम जो बंधक हैं उनकी रिहाई में देरी हो सकती है। और उसके बाद ही ये अल्टीमेटम सामने आया था। ये जो काउंटडाउन की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो बिजनेस डील का भी काउंटडाउन है। ये जो बिजनेस डील की बात बार बार ये कह रहे हैं गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर, क्योंकि आपने हमें समझाया था कि एक बिजनेसमैन की तरह ये सोचते हैं। मुझे ये बताइए कि ये आइडिया इनके जहन में कहाँ से आया होगा? इसकी भी कुछ जानकारी, कुछ पड़ताल आपने की होगी। इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये तस्वीर अक्सर सामने आ जाती है। ये तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप और उनके दामाद जेराड कुश्नर की। जेराड कुश्नर बहुत ही रोचक कैरेक्टर हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार 2016 से लेकर 2020 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उस समय ये जेराड कुश्नर जो थे वो उनके मिडिल ईस्ट एनवॉय थे, यानी मध्य एशिया के मामले, खासतौर पर मिडिल ईस्ट का जो मामला है मध्य पूर्व एशिया वाला, उसमें जेराड कुश्नर ही जो थे वही सारी नीतियां बना रहे थे, वही तय कर रहे थे। जेराड कुश्नर ही वो शख्स हैं जिनकी मध्यस्थता से, जिनके प्रयास से इजराइल के साथ में जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था, यानी अरब देशों के संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिका के दखल से, अमेरिका की मध्यस्थता से जो प्रयास हुआ था, जिसे हम अब्राहमिक अकॉर्ड कहते हैं, वो अब्राहमिक अकॉर्ड जो है उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो भी जेराड कुश्नर कहे जाते हैं। साथ ही ये जो गाजा का खरीद प्लान है, अमेरिका का खरीद प्लान भी नहीं, गाजा को लेने का प्लान है, गाजा के मालिकाना हक वाला प्लान है, कहा जा रहा है कि ये भी जेराड कुश्नर का ही प्लान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कई महीने पहले, करीब 1 साल पहले, बाकायदा उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज के अंदर जेराड कुश्नर ने ये चीजें कही थी कि गाजा के अंदर वैसे भी कुछ नहीं बचा है और गाजा को जो है वहां से लोगों को खाली कर देना चाहिए। गाजा एक बहुत प्राइम लैंड है। जेराड कुश्नर, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दोनों ही रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, वो गाजा को केवल एक ज़मीन के तौर पर देख रहे हैं, एक प्राइम लैंड की तरह देख रहे हैं, और उस प्राइम लैंड का वो अच्छा भाव लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री आ जाए, वहाँ पर कारोबार बन जाए, कारोबार पनप जाए। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, इसकी एक पुरानी लेगेसी है, एक पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन उस पुरानी हिस्ट्री को बदलते हुए एक नया जो प्लान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो प्लान कितना कामयाब होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जैसा मैं आपसे लगातार बता रहा हूं कि इसमें भी इस बार जेराड कुश्नर भले ही डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल के अंदर किसी ऑफिशियल ओहदे पर नहीं हो, लेकिन इस तमाम डील के पीछे जो है वो दामाद जी का जो एंगल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी ट्रंप के जो दामाद जी हैं उनकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जी की जो भूमिका है वो आप यहां भी इन तस्वीरों के अंदर देख सकती हैं कि वो पहले भी इस तरीके की जो, ये देखिए, पहले भी जो है जेराड कुश्नर की, ये उस समय की तस्वीर है जब अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुआ था, जब यूएई के साथ में, सूडान के साथ में, बहरीन के साथ में, ओमान के साथ में इजराइल के संबंधों को सामान्य करने के लिए जो कवायद शुरू हुई थी, उसके अंदर भी यहाँ देखिए आप, एक हाथ उनका बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर है, दूसरा हाथ उनका
डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पे। तो यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं जेरार्ड कुशनर की भी बड़ी भूमिका है, ये कहा जा रहा है। हालांकि जेरार्ड कुशनर इसमें सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। जिस समय उन्होंने यानी जेरार्ड कुशनर ने यह कहा था कि गाजा को ओन किया जा सकता है, गाजा को नए सिरे से डेवलप किया जा सकता है, बड़ी प्राइम लैंड है, लगभग वैसी ही भाषा अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी उसी तरीके से गाजा को केवल एक प्राइम लैंड की तरह देख रहे हैं जहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये बात वो 20 जनवरी 2024 से लगातार कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया था तब से वो लगातार आज तक एक ही बात कर रहे हैं। और यही जो गाजा प्लान है अब ये धीरे धीरे मटेरियलाइज हो रहा है और उसमें एक एक चीज हर दिन सामने आती है। आज जैसे आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे पास आ जाएगा, हमें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी अमेरिकी टैक्स डॉलर उसमें नहीं जाएगा, साथ ही हम अमेरिका हैं, हम इसे कर सकते हैं। वो एक एक दिन इस चीज को, जब पहले दिन उन्होंने कहा था तब उन्होंने ये नहीं कहा था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय के लिए फिलिस्तीन के लोगों को वहां से हटाया जाएगा, रेफ्यूजी कैंप में रखा जाएगा, उसके बाद गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और लोग अपने घरों में लौट पाएंगे। लेकिन अब जो नया प्लान सामने आ रहा है जिसकी एक एक परत हट रही है, तो उसकी असलियत या जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, जो बताती है कि दरअसल फिलिस्तीन से तो टाटा बाय बाय करने की बात हो रही है कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो इस इलाके को बस खाली कर दें और खाली करके चले जाएं। फिलिस्तीन के लोग क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर? जाहिर तौर पर फिलिस्तीन के लोग इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी जगह, अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और वो जब ये कह रहे हैं कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, तब यही बनेगा नए फसाद की जड़, क्योंकि यहां पर होगा टकराव और इस टकराव को टालने के लिए, इस टकराव को बदलने के लिए क्या प्लान है, किसके पास प्लान है, ये किसी को नहीं पता है। और अगर अभी तो सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है कि शनिवार को क्या होगा, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा गया था हमास के बारे में, तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है, वो शायद ये दिखाने की कोशिश करेगा, यानी हमास ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कितना ताकतवर है, वो कितना मजबूत है, और हम भी देखेंगे कि वो कितना ताकतवर है और वो कितना मजबूत है। यानी एक तरीके से चैलेंज है, दोनों तरफ से हार्डनिंग ऑफ पोजीशन हुई है। यानी सबसे बड़ा खतरा है उस सीज फायर डील पर। यह सीज फायर कभी भी किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। अब वो ऐसी बारूदी जगह पर आ चुका है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये जो दामाद जी एंगल आपने समझाया है, तो हम समझ पा रहे हैं कि क्यों ये उसे लेकर इतने गंभीर हैं, क्योंकि भारत में जैसे दामाद जी को बहुत सीरियसली लिया जाता है, तो ट्रंप भी बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे अपने दामाद जी के एक्सपीरियंस को और उनके सजेशन को। लेकिन इसके लिए होमवर्क क्या किया जा रहा है? कुछ और मुलाकातें हो रही हैं, भारत के स्टैंड को भी समझना ज़रूरी है। क्या भारत को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा? अभी प्रधानमंत्री की भी मुलाकात होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, 13 तारीख को उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत के कारोबार के लिहाज से ये मुलाकात महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की बात कर रहे हैं और उनके इस टैरिफ वॉर का असर हमारा मार्केट झेल ही रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उस पर बहुत नजर होगी, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को भारत भी आना है, क्वाड के मेंबर हैं, क्वाड को लेकर उनका क्या रुख होता है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर भारत का एक स्थापित रुख रहा है। अभी तक भारत की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत टू नेशन थ्योरी की बात करता रहा है। भारत करता रहा है कि इजराइल को और फिलिस्तीन को दोनों को साथ रहने की जरूरत है, दोनों को कोएग्जिस्ट वो कर सकें, इस तरीके की व्यवस्था बननी चाहिए, बातचीत के जरिए बननी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर बातचीत के जरिए तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कम से कम यही नजर आ रहा है कि एक तरफा फैसला हो रहा है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय में जॉर्डन के किंग के साथ में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बात कर रहे थे वॉशिंगटन डीसी में, उसी दौरान इजराइल के जो कारोबारी या मंत्री हैं यहां पर, नीर बरकत, वो यहां पर आए हुए थे। वो इंडिया इजराइल सीईओ फोरम के लिए यहां पर आए थे और भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर बात हुई उसी प्लान की जिसे हम कहते हैं आईमैक का प्लान, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत के अंदर आपको याद होगा G20 की शिखर बैठक के दौरान ये प्लान बना था, जिसको लेकर पहले भी हमने चर्चा की थी। और ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्लान है, ये लगभग वही प्लान है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या जो कुछ मिडिल ईस्ट में इस समय हो रहा है वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हो रहा है, क्योंकि मुंबई से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पूरा कॉरिडोर बनना है और उसी के लिए तमाम तैयारी हो रही है। और अगर हाइफा पोर्ट तक वो बन जाता है, गाजा रीडेवलप हो जाता है, इस पूरे इलाके के अंदर एक पीस कॉरिडोर बन जाता है, तो ये इजराइल
और अमेरिका ये मिलकर ये ऑफर कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं उनके लिए भी फायदा होगा, यानी सऊदी अरब के लिए फायदा होगा, जॉर्डन के लिए फायदा होगा, इसे एक फायदे के सौदे के तौर पर बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर आप करिए समझौता, उसे करिए दरकिनार, और ऐसे में हम यहां पर इस नए कॉरिडोर पर काम कर सकते हैं। ये कॉरिडोर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये कॉरिडोर कहां से कहां तक जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भारत में मुंबई से लेकर हाइफा पोर्ट, चूंकि ये हाइफा पोर्ट जो है वो हाइफा पोर्ट इस जगह पर है और मुंबई से लेकर हाइफा पोर्ट तक ये पूरा रास्ता बनेगा यहाँ से, यानी पोर्ट से सामान यहाँ से जाए, उसके बाद यहाँ से ओमान, यूएई और उसके बाद सऊदी अरब से जॉर्डन होते हुए इस जगह पर यहाँ पर हाइफा पोर्ट तक सामान पहुँचेगा और ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप सोचिए कि जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर यहाँ से यानी इस पूरे इलाके में, इराक के इलाके के अंदर अमेरिका मौजूद है, ठीक है, सीरिया के अंदर भी अब इजराइल और यूएस का दबदबा है, इसलिए यहां से भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये दक्षिणी लेबनान है, यहां पर हिजबुल्लाह को लार्जली जो है वो उसकी ताकत कमजोर कर दी गई है, वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर ये जो यमन है, यमन के अंदर भी इजराइल ने कई ऑपरेशंस चलाए हैं और अभी भी वो ऑपरेशन बंद नहीं हुए हैं। साथ ही ईरान, जो कि माना जा रहा था कि यहां पर एक बड़ा चैलेंजर है, और साथ ही ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना है यहां तक का, इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो सूत्रधार है वो यही है और इसीलिए उसे भी कमजोर किया गया है ताकि ये कॉरिडोर यहां पर काम कर सके। और यहां पर जब नीर बरकत आए थे तब उन्होंने इसी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बात की थी, यानी भारत के साथ यहां पर यह बात की गई कि आप ज्यादा से ज्यादा निवेश के बारे में सोचिए, जमीन तो हम तैयार कर ही रहे हैं, रास्ता हम बना ही रहे हैं, यहां पर जल्दी ही ये रास्ता तैयार हो जाएगा। अब ये रास्ता तैयार होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बड़ा सवाल यहां पर आता है, खास तौर पर इन तस्वीरों के साथ में, क्योंकि ये हैं आयतुल्लाह अल खमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और आयतुल्लाह खमनेई जो हैं वो कल ईरान का रिवोल्यूशन डे था, उस मौके के ऊपर वो हथियारों की प्रदर्शनी देखते हुए नजर आए थे और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमास के लीडर्स के साथ भी लगातार संपर्क रखने की ज़रूरत है और वो हमास के लीडर्स से खुद मुलाकात करते हैं 3 दिन पहले। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको बंद कर हम नहीं रोक सकते हैं, डिफेंस की ताकत को लगातार बढ़ाया जाना है। और अभी तक जिन मिसाइल्स की एक्यूरेसी को हम मानते थे कि इसको हम टेस्ट कर चुके हैं, उनको भी रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें और प्रिसिशन की ज़रूरत है। यानी यहाँ मसल फ्लेक्सिंग जो है वो ईरान की तरफ से भी हो रही है, एक नया कन्फ्रंटेशन का मोर्चा होगा। और साथ ही जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो इन देशों की भी बढ़ रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, इजिप्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट इशू किया गया है और इजिप्ट का कहना है, आप देखिए कि यहां पर जॉर्डन जो है उसके किंग पहुंच गए हैं वाशिंगटन जी। इजिप्ट ने कह दिया है कि हम गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए रुकिए, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम अल्टरनेटिव प्लान देते हैं, हम आपको कुछ आइडिया बताते हैं। दूसरी तरफ एक चीज और हुई है, जहां इजिप्ट कह रहा है, इजिप्ट ने अरब लीग की मीटिंग बुलाई ली है 27 फरवरी को, उसी बीच में जो ईरान है, ईरान की तरफ से भी जो है एक OIC की बैठक बुलाई गई है और ये OIC की भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, यानी तमाम इस्लामिक देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसकी भी एक बैठक बुलाई गई है और इमरजेंसी मीटिंग है। और ये तमाम जो कवायद हो रही है, ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये केवल इसलिए हो रही हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और ये मुस्लिम देश अब इतनी सारी बैठकें कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये कितने एकजुट रहते हैं गाजा के मसले पर, और कहीं ऐसा ना हो कि जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो छिटक जाए और एक बिखराव देखने को। केवल वही नहीं है अभिलाषा, बहुत सारे देश जो हैं उनके ऊपर ये सवालिया निशान है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के संबंध बहुत करीबी हैं। वहां पर भी अमेरिका का अलाय कहा जाता है सऊदी अरब। इसके साथ साथ जॉर्डन के साथ में संबंध अच्छे हैं, यूएई के साथ में संबंध अच्छे हैं, कतर के साथ में संबंध अच्छे हैं। तो ये जो सारे अरब देशों के जो मुल्क हैं, ये क्या फिलिस्तीन के लिए कोई स्टैंड लेने जा रहे हैं? हालांकि सऊदी अरब का एक स्टेटमेंट सामने आया था और सऊदी अरब इस समय सबसे ज़्यादा फंसा हुआ, सबसे ज़्यादा मुश्किल की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब न तो अमेरिका को छोड़ सकता है, न फिलिस्तीन के मुद्दे को छोड़ पा रहा है और उसके ऊपर लगातार इस बात का प्रेशर बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने सुना था, डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बैठकर कहा था, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे थे कि सऊदी अरब का क्या होगा, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब भी मान जाएगा, सऊदी अरब को हम मना लेंगे, सऊदी अरब इजराइल के साथ में संबंध ठीक कर लेगा। उसके बाद में सऊदी अरब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि जब तक फिलिस्तीन अलग देश की तरह नहीं बन जाता है, तब तक इजराइल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है, आंच जो है
वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब देखना है कि कौन चटकता है, कौन छिटकता है। बिल्कुल। और उसके बाद इस सवाल में एक और सवाल भी ये भी जुड़ा हुआ है कि हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं, आपको लगता है कि नहीं, रशिया और चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। चीन और रूस दोनों ने यह कहा है कि जो गाजा का प्लान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो बेहद अव्यावहारिक प्लान है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसा हमने कल भी बात की थी कि 18-20 लाख लोगों को वहां से निकालना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, बनाना अपने आप में करीब करीब 5-10 साल की परियोजना है, अगर आप वाकई में अक्षरशः वो करना चाहें जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करना ही कितना मुमकिन है जी। वो कैसे होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक केवल ये कह रहे हैं। होगा कैसे, उसका प्लान क्या होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, वो लोग जहां ले जाए जाएंगे वहां पर अल्टरनेटिव शेल्टर्स कब तैयार होंगे, और वो शेल्टर्स अगर तैयार नहीं होंगे तो कैसे लोगों को आप डिस्प्लेस करेंगे। और अगर जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आती, इस प्लान को आप एग्जीक्यूट किस आधार पर करेंगे। और अभी अल्टीमेटम तो आपने आज ही दे दिया है, आपने तो आज ही कह दिया कि शनिवार तक यदि नहीं हुआ तो हम ऑल हेल विल ब्रेक आउट। तो ये जो हेल ब्रेकआउट वाली चेतावनी है, इस चेतावनी के बाद में आखिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर प्लान है, कई जानकारों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि इस प्लान पर काम करना भी चाहते थे तो उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू के सामने कम से कम खड़े होकर इस प्लान का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उन्हें शायद अरब देशों के साथ में चर्चा करनी चाहिए थी, मशवरा करते, उसके बाद हटाते, इसको फेज वाइज लागू करते तो शायद ये हो पाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं, आप जानती ही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, और कहा जाता है वो एक फिल्म का डायलॉग था कि उनका शब्द ही उनका शासन है। तो अब वो कह ही चुके हैं कि मेरा शब्द ही मेरा शासन है, मैंने कह दिया, ये होगा मतलब होगा। अब देखिए शनिवार को क्या होता है, और जिस तरीके से नेतन्याहू ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं, इनके आगे क्या होता है, और गाजा के भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं उस पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, वहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं। शुक्रिया प्रणय, बहुत सारी बातें हमने समझी हैं और ये भी समझ गए हैं कि इनको ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, उसमें दामाद जी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे क्या होता है, ये तमाम बातें आपसे हम साझा करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।